देश के भविष्य के विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप सब मन से पढ़ रहे होंगे। और जरूर पढ़ना ही चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आज का आपका जो समय है वो बेहद ही कीमती है। हम लोग कितने भी धनवान क्यों ना हो, मगर हम लोग गुजरा हुआ वक्त नहीं खरीद सकते हैं और न ही ईश्वर से कुछ मोहलत मांग सकते हैं कि हे प्रभु, मुझे दिन जो है सो 24 घंटे की नहीं 36 घंटे की कर दीजिए, क्योंकि दिन और रात 24 घंटे का बना होता है। तो आपका जो समय है वो आपका बेहद ही महत्वपूर्ण समय है और इस समय का सदुपयोग करते रहिए। आज अर्थशास्त्र के तीसरे अध्याय मुद्रा, बचत एवं साख को मैं आपके बीच में लेकर के प्रेजेंट हूं और मैं आपको बताऊंगा कि मुद्रा, बचत एवं साख से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो प्रश्न किस प्रकार आप लोग परीक्षा में सटीक उत्तर उसका उत्तर लिख सकते हैं आप लोग। मैं उन प्रश्नों का आज इस वीडियो सेशन में जिक्र करूंगा जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं अथवा पूछे जाने की संभावना है। तो प्रथम प्रश्न इस पाठ से, जो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो लिखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत क्या किया जाता था, तो जिसके अंतर्गत वस्तु के बदले में कोई दूसरी वस्तु उसी मूल्य की क्या की जाती थी, तो प्राप्त की जाती थी। और आज भी यह वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रक्रिया जो है जो कुछ एक जगहों पर चलायमान है, जिसके अंतर्गत क्या की जाती है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तु के बदले में कोई दूसरी वस्तु प्राप्त की जाती है, तो यही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। आप आज भी आप लोग देखते होंगे जो ग्रामीण परिवेशों में क्या होता है, तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो सन पापड़ी वाले जो आते हैं डमरू बजाते हुए, तो उनके पास क्या करते हैं, तो बच्चे डब्बे लेकर के जाते हैं और बच्चे को क्या दे दिया जाता है, सन पापड़ी वाले क्या दे देते हैं, तो सन पापड़ी दे देते हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, जो मौद्रिक प्रणाली क्या है, तो लिखेंगे मौद्रिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो वस्तु के बदले में क्या की जाती है, तो कोई न कोई वस्तु। मौद्रिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत वस्तु अथवा सेवा के बदला में क्या किया जाता है, तो मुद्रा प्रदान किया जाता है ना। मगर वस्तु विनिमय प्रणाली में यह नहीं होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में होता था कि हम लोग कोई भी वस्तु प्राप्त करते थे और उसके बदले में क्या करते थे, तो उसके बदले में उसी मूल्य का कोई दूसरी वस्तु प्रदान करते थे। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली था। मगर मौद्रिक प्रणाली में क्या होता है, जैसे हम लोग को ये कलम खरीदनी है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग दुकानदार को क्या करते हैं, दुकानदार हमें कलम देता है और हम दुकानदार को क्या देते हैं, इसके बदले में पैसे देते हैं। तो ये क्या हुआ, तो ये मौद्रिक प्रणाली हुई। जो हम लोगों ने वस्तु खरीदा और वस्तु के बदले में हम लोगों ने क्या दिया, तो पैसे दिया। तो वस्तु के बदले में हमने जो पैसे दिया वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा मौद्रिक प्रणाली। और वस्तु हमने जो कोई प्राप्त किया उसके बदले में कोई और दूसरी उसी मूल्य की कोई वस्तु हमने प्रदान कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, तो वस्तु विनिमय प्रणाली। दोनों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। आपको मौद्रिक प्रणाली के पूछेगा तो मौद्रिक प्रणाली का जो मैंने बताया, जो वस्तु के बदले में हम लोग क्या करते हैं, तो जब मूल्य चुकता करने के लिए जब हम मुद्रा दे देते हैं, पैसे देते हैं, तो वो मौद्रिक प्रणाली हो गया, है ना। और वस्तु विनिमय प्रणाली पूछे तो वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में लिख दीजिएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है ना। और दोनों में अंतर पूछे तो एक तरफ वस्तु विनिमय प्रणाली लिख दीजिएगा और दूसरी ओर मौद्रिक प्रणाली लिख दीजिएगा। और दोनों के बारे में जो मैंने बताया, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जो बताया उसको वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत लिख दीजिएगा। मौद्रिक विनिमय प्रणाली की जो मैंने परिभाषा बताई उसको मौद्रिक विनिमय प्रणाली के अंतर्गत लिख दीजिएगा। कुछ एक उदाहरण दे दीजिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत और कुछ एक उदाहरण दे दीजिएगा मौद्रिक विनिमय प्रणाली के अंतर्गत। तो इस प्रकार ये प्रक्रियाएं हो जाएंगी। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो मुद्रा की परिभाषा दें, तो लिखेंगे मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु अथवा कोई भी सेवा जो हम लोग क्रय करते हैं तो उसका हम लोग मूल्य चुकता करते हैं, है ना। यही होता है ना मुद्रा के द्वारा। मुद्रा मतलब रुपए पैसे। हम रुपए पैसे से क्या करते हैं, तो कोई भी वस्तु यदि हम लोग क्रय करते हैं, है ना। जैसे ये डस्टर है, तो इस डस्टर को हमने क्रय किया, तो क्रय करने के बदले हमने क्या किया, तो मूल्य चुकता किया, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, तो जो मूल्य चुकता किया और जो चीज हमने उसको दिया वही क्या कहलाएगा, मुद्रा। क्या दिया हम लोगों ने, तो पैसे दिए। तो वस्तु अथवा सेवा के बदले में जब हम लोग पैसे देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो मुद्रा कहा जाता है ना। तो वस्तु अथवा सेवा के बदले में क्या करते हैं, हम लोग उसको पैसे देते हैं, तो ये मुद्रा कहलाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, साख क्या है, तो लिखेंगे साख का अर्थ है भरोसा, विश्वास। साख का मतलब ही विश्वास अथवा भरोसा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे आप उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे गांव में यदि कोई दुकानदार होते हैं, है ना, और दुकानदार के यहाँ पर हम जब जाते हैं और उनसे यदि 1000 रुपये का सामान लेते हैं ना, और उनको हम 800 रुपये हम लोग पे करते हैं, हम लोग देते हैं, 200 रुपये जो बच जाते हैं, तो हम लोग उनको कहते हैं क्या, कि सर आप 200 रुपये आप उधार के खाते में लिख लीजिए और मैं आपको कल शाम तक मैं आपको 200 रुपये जरूर चुकता कर दूंगा, दे दूंगा। और अगले दिन ही सही, अगले ही दिन जैसे ही अगला दिन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग
पैसे दे देते हैं, है ना। तो अगले दिन जो हम पैसे दे देते हैं तो इसके क्या होता है, दुकानदार की नज़र में हमारा क्या बन जाता है, भरोसा बन जाता है। तो यही भरोसा क्या कहलाता है, साख कहलाता है ना। और यही साख व्यवसाय में भी बनाना होता है, क्योंकि बिना साख एक ऐसा माध्यम जिसके बिना कोई भी कार्य किया ही नहीं जा सकता है ना। जैसे बैंक भी हम लोग को ऋण देती है, कब ऋण देती है, जब हमारा साख, हमारा विश्वास बैंक के साथ बना रहता है तभी तो देती है ना। तो व्यवसाय के अंतर्गत, अर्थशास्त्र के अंतर्गत कोई भी व्यापार यदि हम लोगों को स्थापित करनी है, अर्थ की हम लोगों को व्यवस्था करनी है, तो हमें हर एक लोगों के मन में साख अर्थात विश्वास बनाना बेहद ही बेहतर होता है और जरूरी होता है। और यदि हम लोग साख यदि स्थापित नहीं करते हैं तो इस प्रकार हमारे लिए कोई भी कार्य हमारे लिए संचालित कर पाना क्या होता है, तो अत्यंत कठिन होता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, जब मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें, तो लिखेंगे मुद्रा के कई कार्य होते हैं। मुद्रा के कौन कौन से कार्य, तो जैसे देखिए, जैसे हम लोग कोई भी वस्तु क्रय करते हैं, तो वस्तु का क्रय करते हैं तो वस्तु क्या करते हैं, वस्तु का मूल्य चुकता करते हैं। तो वस्तु के मूल्य चुकता करने में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है ना। अथवा कोई भी हम लोग व्यवसाय स्थापित करते हैं या फिर कोई दुकान ही खोलते हैं, तो दुकान खोलने के लिए हमें क्या चाहिए, मुद्रा चाहिए, रुपए पैसे चाहिए। तो मुद्रा के ये भी कार्य है, कोई वस्तु अथवा कोई वस्तु उत्पादित करने के लिए अथवा कोई व्यापार ही खोलने के लिए, है ना, क्या होती है, तो मुद्रा की आवश्यकता होती है। अथवा हम लोग यदि अपने पारिवारिक जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ाव भी आते हैं, है ना, कभी कोई बीमारी पड़ गया, चाहे कोई निजी कोई भी जरूरत पड़ गई, है ना, शिक्षा संबंधी जरूरत ही है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मुद्रा उस समय में हम लोगों का कार्य आता है, चाहे शिक्षा संबंधित कार्य हो अथवा हमारा कोई दैनिक कार्य हो, उसके लिए मुद्रा आता है। उसके पश्चात भविष्य में आने वाली मुश्किलों से लड़ने के हम लोगों को काबिल भी बनाता है मुद्रा, है ना। जैसे भविष्य में हो सकता है बहुत तरह की चुनौतियाँ हैं, समय एक जैसा थोड़ी रहता है, उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। तो क्या होता है, भविष्य में यदि हम लोगों को मुद्रा की जरूरत हुई तो हम लोग क्या करते हैं, तो इस दशा में हम लोग मुद्रा को संचय करके रखते हैं और मुद्रा हमारे हिम्मत को बढ़ाने का कार्य करती है। तो ये सभी मुद्रा के कार्य हैं, आदि आदि अनेक कार्य हैं, तो आप लोग उन कार्यों का जिक्र कर सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, जो मार्शल ने मुद्रा की क्या परिभाषा दी है, तो लिखेंगे मार्शल ने मुद्रा की परिभाषा देते हुए कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। अर्थात जितनी भी आर्थिक प्रक्रियाएं होती है वो किसके अंतर्गत होती है, तो मुद्रा के अंतर्गत ही होती है। तो इस प्रकार मार्शल जी जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने बड़े ही सटीकता उत्तर दिया कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर सभी जो आर्थिक विज्ञान है वो चक्कर काटता है ना, मुद्रा के ही चारों ओर, क्योंकि बिना मुद्रा के कहाँ कोई कार्य होता है। एक पग भी हमारे लिए मुद्रा के बिना बढ़ाना मुश्किल होता है। हम लोग जब भी जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने जेब में कुछ रुपए रख लेते हैं, है ना। अच्छा, अथवा वो हमारे खाते में हो तो हम एटीएम कार्ड के रूप में रख लें अथवा हम लोग नगद रख लें, क्योंकि मुद्रा के बिना किसी भी कार्य का संपादन कर पाना बेहद ही जटिल होता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, तो लिखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हम वस्तु के बदले में क्या करते थे, तो कोई दूसरी वस्तु जो प्राप्त करते थे तो उससे हम लोगों को संतोष नहीं होता था। हमें लगता था क्या कि नहीं, मैंने जो वस्तु दी उसके बदले में मुझे उतने मूल्य की कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई। तो ये समस्याएं थी, मूल्य के निर्धारण की समस्या थी, है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, उपभोग किसे कहते हैं, तो लिखेंगे जब वस्तुएं उत्पादित होती हैं अर्थात वस्तुएं बनती हैं और बनी हुई वस्तुओं का जब हम उपयोग करते हैं तो यह क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। जैसे ये पेन है ना, ये कलम बनी किसी फैक्ट्री में बनी और उस पेन की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम पेन की मदद से हम लोग कॉपी पर अपने अक्षर जो भी हमारे मन के भाव है उसको हम लोग अंकित कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इस पेन से हम लोग इस पर लिख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, उपभोग। तो वस्तु का उपयोग किया जाना ही उपभोग कहलाता है ना। स्पष्ट है, आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अगला प्रश्न इस पाठ से, जो बचत क्या है, तो लिखेंगे हम जो भी श्रम करके, चाहे शारीरिक श्रम हो अथवा मानसिक श्रम हो, दिमाग का प्रयोग करके हम लोग जो भी पैसे अर्जित करते हैं और अर्जित किए हुए पैसों का हम लोग जब दैनिक खर्च करते हैं, चाहे मासिक जो भी हमारा खर्च होता है, तो वो जो खर्च करते हैं, तो जो भी आमदनी होती है और जो भी खर्च होता है, तो आमदनी में से जो खर्च घटा दिया जाता है और जो राशि हमें हमारे पास शेष बचती है वही क्या कहलाती है, बचत कहलाती है। यदि किसी व्यक्ति की तनख्वाह यदि मान लीजिए 25,000 है और व्यक्ति खर्च कर रहा है 15,000, तो 10,000 रुपये जो वो बचा सका वही उसका क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा, जिसको अंग्रेजी में सेविंग कहा जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है, तो कोई भी किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि किसानों को खेती संबंधित कार्यों का संपादन करने के लिए बहुत तरह के कार्यों की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है, जैसे बीज खरीदने के लिए ही, है ना, श्रमिकों को पैसे देने के लिए, सिंचाई करवाने के लिए, निकौनी करवाने के लिए, है ना। तो आदि आदि समयों पर क्या होती है, किसानों को पैसों की आवश्यकता होती है और किसान तो निर्धन होते
ही हैं, क्योंकि उनके पास हमेशा ही एक समान पैसे नहीं रहते हैं। इस कारण से वो क्या करते हैं, इस कारण से अपने गांव के साहूकार से पैसे लेते हैं अथवा बैंक से ऋण लेते हैं, है ना। मगर तो इस प्रकार किसानों को खेती संबंधित कार्य करने के लिए साख अथवा ऋण अर्थात कर्ज की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना कर्ज अथवा साख के उनके लिए किसी भी कार्य का संपादन कर पाना उनके लिए कठिन होता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से, क्रेडिट एवं एटीएम और डेबिट कार्ड में क्या अंतर है। तो देखिए क्रेडिट एवं एटीएम और डेबिट कार्ड में यही अंतर है कि एटीएम कार्ड की क्रेडिट कार्ड जो होता है, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो कि चालू खाता के धारकों को बैंक मुहैया करवाती है, जो कि चालू खाता, जो करंट अकाउंट इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। तो जो करंट अकाउंट के धारक होते हैं उनको बैंक क्या करती है, तो क्रेडिट कार्ड मुहैया करवाती है। क्रेडिट कार्ड की खासियत क्या होती है, तो जैसे हमारे खाते में जितने रुपए होते हैं तो उससे अधिक रुपए भी हम क्या कर देते हैं, तो क्रेडिट कार्ड की वजह से हम लोग अधिक पैसे की हम लोग निकासी कर सकते हैं अथवा खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरी ओर एटीएम सा डेबिट कार्ड क्या होगा, तो एटीएम सा डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो कि चालू खाता, जो बचत खाता के जो धारक होते हैं उनको बैंक मुहैया करवाते हैं, सभी के अकाउंट जिनके पास होता है उनको मुहैया करवाता है। इस कार्ड की खासियत क्या होती है कि हम लोग उतने ही पैसे निकासी कर सकते हैं जितने पैसे हमारे खाते में होते हैं, है ना। तो ये एटीएम सा डेबिट कार्ड का हो गया परिभाषा, है ना। हम लोग या उसके बारे में हम लोग लिख देंगे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है एटीएम क्या है। तो लिखेंगे एटीएम जिसका पूर्ण रूप है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एक ऐसी मशीन जो कि दिन के 24 घंटे पैसा निकालने में क्या होती है, तो मदद करती है। और एटीएम मशीन में एक कार्ड लगता है जिस कार्ड का नाम है एटीएम कार्ड। और वो जो कार्ड होता है तो उस कार्ड को जैसे हम लोग स्वाइप करते हैं, है ना, अर्थात मशीन में लगाते हैं, तो क्या होता है, तो हमसे 4 अंक का गुप्त कोड पूछा जाता है ना। और उस कोड को हम लोग जैसे ही पुट आउट करते हैं तो क्या होता है, तो हमसे ये पूछा जाता है कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। आप लोग अपने बैलेंस की इंक्वायरी जानना चाह रहे हैं अथवा मिनी स्टेटमेंट निकालना चाह रहे हैं, अर्थात अपने बैंक के पूरा विवरण जानना चाह रहे हैं कि कब आपके खाते में पैसे आए गए, ये जानकारी चाहते हैं, अथवा कैश विड्रॉल करना चाहते हैं, है ना, पैसे निकालना चाहते हैं। तो वो चीज़ें जब जानकारी दी जाती है तो इस प्रकार हम लोग जब करते हैं तो क्या होता है, तो हम लोग पैसे की निकासी कर लेते हैं। तो ये एटीएम कार्ड की परिभाषा हो गया। तो इस पार्ट से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप सबके पास जो समय शेष है उसे विशेष समझते हुए अध्ययन जारी रखिए। और आज जो आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल जो होगा वह स्वर्णिम होगा और आपको एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने का संकल्प आपका सिद्ध होगा। इसलिए आज अपने पापा के सपनों के लिए पढ़िए, अपने सपनों के लिए पढ़िए, क्योंकि आज यदि आप पढ़ेंगे तभी आप कल इतिहास रचेंगे।